हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं लुसेंट ज्योग्राफी। टॉपिक है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। टॉपिक क्या है? पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के हिसाब से, इसे क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए, ये इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने उल्का तक कवर कर लिए थे, यहाँ तक उल्का क्या होते हैं। आज हम पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध कवर कर रहे हैं। तो देखिए, प्रकाश चक्र, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, वैसी प्रकाश चक्र यानी कि इसका इंग्लिश होता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, कौन कौन है? घूर्णन जिसको कहते हैं रोटेशन या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, अपने ही अक्ष पर ये पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है। जैसे ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। यानी पृथ्वी ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखिए है, घूमती रहती है जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिक्रमण कहते हैं। इसको पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण भी कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। और इसी घूर्णन गति के कारण, रोटेशन के कारण, दैनिक गति के कारण दिन या रात होता है, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर जो दिन रात होती है वो परिक्रमण के कारण होती है या परिभ्रमण के कारण? तो आंसर हो जाएगा परिभ्रमण या घूर्णन या दैनिक गति, तीनों लगभग एक ही है। और इस तीनों में से कुछ भी लिखा रह सकता है। तो घूर्णन या परिभ्रमण या दैनिक गति के कारण दिन या रात होती है। और परिक्रमण जो होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, तब परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट है परिक्रमण। हमने परिभ्रमण कवर किए, रोटेशन। अब कवर करेंगे परिभ्रमण। इसका इंग्लिश होता है रिवोल्यूशन। परिक्रमण ये क्या करती है? जैसे यहाँ पे सूर्य है, तो ये सन है, यहाँ पे पृथ्वी है। पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगी, इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। सपोज करो कि पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो सूर्य का भाग जो है, ये भाग में दिन होगा और ये भाग में क्या होती है? रात होती है। इसी वजह से दिन और रात होती है। ये परिभ्रमण के कारण क्या होता है? परिक्रमण के कारण होता है ऋतु परिवर्तन होता है। अब परिभ्रमण, ये जो परिभ्रमण है उसके कारण दिन या रात होती है। अब सपोज कीजिए यहाँ सूर्य है, पृथ्वी जो यहाँ पे है, अपने ही अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है। अगर ऐसे घूम रही है, ये भाग जो है सूर्य की तरफ है, तो इस भाग में दिन होगा, इस भाग में रात होगा। फिर ये घूमते घूमते ये भाग यहाँ आ जाएगी, तो इस भाग में दिन हो जाएगा, इस भाग में रात हो जाएगा। इसीलिए जो है हमारे पृथ्वी पर, जो सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ अगर अभी रात है, तो अमेरिका में भी दिन होगा, क्योंकि वो पूरे नॉर्थ में है ना, नॉर्थ वेस्ट में है। तो देखिए, परिक्रमण के बारे में जानते हैं। परिक्रमण रिवोल्यूशन, इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर, यहाँ पे जैसे सन है, तो इसके चारों ओर वृत्ताकार परिक्रमा भी करती है और अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है। तो वृत्ताकार परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। और ये परिक्रमा जो करती है सूर्य के चारों ओर, इसको परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो क्या कह रहा है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो देखिए, 365 दिन 6 घंटे का समय लगेगा, तो क्या होगा? 365 दिन 6 घंटे का समय लगेगा, यानी कि 4 साल में 24 घंटा ज़्यादा हो जाएगा ना। वही 4 साल में 24 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। 24 घंटा एक दिन के बराबर होता है। तो इसीलिए जो लीप ईयर जो होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि लीप ईयर 366 दिन का होता है। और इसीलिए जो लीप ईयर में फरवरी महीना होता है वो 29 दिन का होता है।
नेक्स्ट है देखिए नक्षत्र दिवस सिड्रल डे। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। कितने देर का होता है नक्षत्र दिवस? 23 घंटे और 56 मिनट की अवधि का होता है। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। आगे है सौर दिवस सोलर डे। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है तब सौर दिवस होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। इसकी अवधि कितने घंटे होती है? पूरे 24 घंटे होती है। नेक्स्ट है नोट में कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर किसको कहते हैं? पेरिहेलियन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लघुवृत्तीय कक्षा में करती है दीर्घवृत्तीय? तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है, जबकि पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है। और जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है और उस समय जो पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसको कहते हैं उपसौर। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा पास होती है और ऐसी स्थिति को, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? उपसौर। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पूछा जाएगा क्वेश्चन पृथ्वी कब सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। आगे देखिए, लेकिन 3 जनवरी को यहाँ जो है ठंड पड़ती है। तो नॉर्दर्न गोलार्ध में जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ती है और सॉदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे गर्मी पड़ती है। तो देखिए यहाँ 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और इस कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है कितनी है? 14.70 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए है अपसौर। अपसौर को कहते हैं एपहेलियन। एपहेलियन पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो क्या, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक दूरी पर होती है तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और इस कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा क्या होता है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। पूछा जाएगा एप्साइड रेखा किसको कहते हैं? तो उपसौरिक या अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है अक्षांश लैटिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड क्या होता है? विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। यह कोण कहाँ पे बनता है? पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। इसे विषुवत वृत्त के दोनों ओर किस में मापा जाता है? अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त जो है कितने अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है? 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। और यहाँ पे देखिए विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। याद रखना है कि किसी भी अक्षांश का स्थान जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा
नहीं हो सकता है। आगे है विषुवत वृत्त की उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त की उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अक्षांश समांतर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अक्षांश समांतर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। क्या कह रहा है कि काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत वृत्त के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। फिर से देखिए काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम हाँ देखिए क्या कह रहा है कि काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और ये चारों ओर जो इसे खींचा जाता है, इसी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अथवा भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। या फिर भूमध्य रेखा पता होगा, जैसे ये है, ये भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के समानांतर भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, अतः इस पर स्थित एक मिनट यहाँ पे देख रहे थे, अथवा भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे देखिए हम क्या देख रहे थे, ये एक मिनट, हाँ ये देखिए ये हो गया, ये बीच में भूमध्य रेखा है, ये गोला है, ये बीच में भूमध्य रेखा है, इसके समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के समान स्थान भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 होगा और इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश क्या होगा? 0 होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है और 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितना किलोमीटर है? 111 किलोमीटर। जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये देखिए 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना है। नोट में क्या ध्यान रखना है? नोट में यह ध्यान रखना है यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। देखिए ऐसे जैसे है ये, अब ये तो भूमध्य रेखा ही हो गया ना, अब तो ऐसे ही खींचेंगे, ऐसे ही खींचेंगे, ऐसे ही। ये तो 2 बार तो इसको नहीं गिन सकते, इसलिए जो इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 179। अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 179। नेक्स्ट देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये तो सबको पता है। आगे है भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ऊपर में जो होता है वो आर्कटिक, नीचे में जो होता है उसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्न देशों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको। इन सब से कौन गुजरती है? कर्क रेखा। नेक्स्ट देखिए मकर रेखा किस किस देश से गुजरती है? मकर रेखा भी निम्न देशों से गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। इन सब देशों से मकर रेखा गुजरती है। आगे है विषुवत रेखा
विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा किससे किससे होकर गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इन सब से गुजरती है विषुवत रेखा। इन निम्न देशों से होकर गुजरती है। अब देखिए देशांतर। देशांतर किसको कहते हैं? हाँ, तो अब हम देखेंगे देशांतर के बारे में। लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। जैसे ये है, देखिए ये बीच में जो ग्रीनविच रेखा है और यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली कोणात्मक दूरी को क्या कहते हैं? कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। ठीक है, आगे है देखिए, देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब जैसे देखिए ये जो देशांतर रेखा की लंबाई होती है ना, देखिए पृथ्वी ऐसे होता है, ये जो देशांतर रेखा, एक मिनट, पृथ्वी ऐसे गोल होता है। ये जो देशांतर रेखा की लंबाई होती है, ये इस पार से उस पार तक गोल, अगर एक बॉल लीजिए तो उस पर लाइन खींचिए तो ऐसे खींचेंगे आप, तो इस पार से उस पार तक बॉल के जो बॉल के गोलाई जब हम लाइन खींचेंगे तो उसकी क्या होगी? उसकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। यही कह रहा है कि जो देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समांतर नहीं होती है और ये रेखाएं समानांतर भी नहीं होती है। क्योंकि देखिए जैसे ये है, ये ऐसे हो गया और ये इसकी गोलाई में ऐसे खिंचा हुआ है पूरे इस तरह से, और ये जो है समानांतर नहीं है, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर एक तरह से। देखिए समानांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। क्योंकि देखिए जैसे कि ये रेखा क्या होती है, ऐसे गोल है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक ही जगह सब मिल जाती है, सब एक ही जगह मिल जाती है। ग्लोब पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर सब एक जगह मिल जाती है यहाँ पे। तो आगे कह रहा है वही कि ये समानांतर नहीं होती है क्योंकि ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। कह रहा है यहाँ पे ध्रुव से, जैसे ये है, ये ध्रुव है, ये पोल है, ये ध्रुव है। ध्रुवों से अगर विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं, ये विषुवत रेखा है, तो इसकी दूरी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। वही कह रहा है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। देखिए ध्रुवों से, एक मिनट यहाँ पे देखिए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने में इसकी गणना में क्या होती है? कठिनाई होती है। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच भेदशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच भेदशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अतः हम इसे क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इस देशांतर का मान कितना है? 0 डिग्री। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। और इससे जो है हम 180 डिग्री पूर्व, ये 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की क्या करते हैं? गणना करते हैं। नेक्स्ट है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। जैसे कि देखिए ये पृथ्वी है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसकी बाईं ओर पश्चिमी देशांतर, इसके दाहिनी ओर पूर्वी देशांतर कहलाता है।
आगे है 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है, और 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है, क्योंकि ये तो ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, पूरे एक ही रेखा गोल होके घूम रहा है, तो ये इसलिए कह रहा है ये दोनों एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए कह रहा है यहाँ पे कि गोल होने के कारण पृथ्वी जो है 24 घंटे में 380 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर, जैसे यहाँ पे देखिए 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। यानी कि 15 डिग्री से देशांतर अगर कवर करेगा तो कितना लगेगा? 60 मिनट लगेगा। 1 घंटा तय करेगा 15 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर तय करेगा। तो आगे देखिए, देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है, और इसी देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात करते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। याद रखना है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। शून्य अक्षांश और शून्य अंश देशांतर ये दोनों जो है कहाँ पे काटती है? अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर में काटती है। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। क्या यहाँ पे देखिए, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। आगे है संक्रांति। यहाँ देखिए, संक्रांति सोलेस्टाइस। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति, कैंसर ऑफ सोलेस्टाइस। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबत होता है। कर्क संक्रांति कैंसर ऑफ सोलेस्टाइस 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे है यहाँ पे देखिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है? 21 जून को दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति। यहाँ देखिए, मकर संक्रांति कैप्रिकॉर्न सोलेस्टाइस। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है? मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। जैसे देखिए, ये है, ये कर्क रेखा होता है, ये मकर रेखा होता है। इस पर सूर्य लंबवत होता है कब? 22 दिसंबर को। तो लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन ये कर्क रेखा है ना, फिर से हम बनाते हैं, थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए, ये जो है ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। 22 दिसंबर को सूर्य इस पे जो है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसीलिए जो दिसंबर जनवरी में सदर्न गोलार्ध में, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी होती है, और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जैसे हमारे यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट देखिए, विषुव। विषुव क्या होता है? जिसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। अब जैसे ये देखिए, तो ये
यहाँ पे ये विषुवत रेखा है। अब ये इस पे सूर्य जो है लंबवत पड़ेगी तो सभी जगह सब पूरे पृथ्वी पे दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए इसको विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। एकदम याद रखना है कब बराबर होते हैं दिन और रात। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव, ऑटोमन इक्विनॉक्स एवं बसंत विषुव, वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे क्रमशः शरद विषुव, ऑटोमन इक्विनॉक्स एवं बसंत विषुव, वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। 21 मार्च या 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटा या इससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती है। कह रहा है कि 21 मार्च से जब आगे बढ़ते हैं 22 मार्च 23 मार्च इससे लेकर 23 सितंबर के बीच क्या होता है कि अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है, जिसकी वजह से यहाँ दिन बड़े एवं रातें क्या होती है, छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। जैसे ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर लाइन है, इस सूर्य जैसे जैसे इधर जाता है क्या दिन की अवधि भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव, आगे है उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। जैसे देखिए ये जो है इक्विनॉक्स है, यानी इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है। इस उत्तरी ध्रुव पे सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की यहाँ पे देखिए दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते दिन की अवधि भी क्या बढ़ती जाती है। अब यहाँ भी देखिए उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेगा दिन की अवधि क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसी तरह से जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे दक्षिणी गोलार्ध में दिन की ओर अवधि क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वही कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है और एक समय ऐसा आता है उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की हो जाती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 या अधिक समय तक प्राप्त होता है। और हमने क्या देखा, 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, और 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी क्या होती है, बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है और इसी कारण से दक्षिणी ध्रुव पर कितने दिन तक दिन रहता है, 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही, यहाँ देखिए, इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात्रि होती है। और इसी प्रकार से जो है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात्रि रहती है। आगे यह पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन एवं रात क्या होता है, छोटा बड़ा होता है। आगे है सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण क्या होता है, सोलर इक्लिप्स, जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या है कि सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं, सोलर इक्लिप्स किसको कहते हैं, जब कभी दिन के समय सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं।
जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह पृथ्वी के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पुरानी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा फुल मून की रात्रि को में ही आता है। मतलब चंद्र ग्रहण हमेशा कब आता है? पूर्णिमा यानी फुल मून की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ में 5 डिग्री का अंतर होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा का पथ में कितना अंतर होता है? 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उप छाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक या पूर्ण हो सकता है। यह देखिए, सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक या अथवा पूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है समय का निर्धारण। समय का निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो देखिए, करा एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। आगे है कि वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला में गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया है। क्या माना गया? प्रधान मध्याह्न माना गया। नेक्स्ट है कि इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय के निर्धारण इसी के आधार मानकर किया जाता है। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं को प्रधान मध्याह्न माना गया है और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जा सकती है। समय का निर्धारण इसी को आधार बनाकर किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर यहाँ पे देखिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।